नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कोरोना से जंग जीत रहे हैं हम। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई है। देश में जिस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा था, अब उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जी हां, अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। देश के कई राज्यों से कोरोना केस कम आ रहे हैं। ऐसा हुआ है हमारे, आपके, हम सबके सहयोग से। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो कुछ राज्यों में सख्त पाबंदियां, कहे तो मिनी लॉकडाउन लगाया गया, जिसका लोग काफी पालन कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि कोरोना को मात देने में हम सफल हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भारत कोरोना फ्री देश बन जाएगा। जी हां, देश के कई राज्यों में इसी के साथ 18+ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कोरोना को शिकस्त दी जा सके। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आज हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 9 दिनों में किस तरीके से कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है। तो ये है 9 दिनों का ग्राफ, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से जो नए मामले हैं, एक्टिव केस हैं, वो उनमें गिरावट दर्ज की गई है। 1 मई की अगर हम बात करें तो 3,92,576 मामले 1 मई को रहे। वहीं 2 मई की बात करें तो 3,70,090 मामले। 3 मई को 3,55,769 मामले सामने आए, तो वहीं 4 मई को 3,82,847 मामले सामने आए। 5 मई का ग्राफ आप देख रहे हैं 4,12,624। 6 मई को 4,14,280, तो वहीं 7 मई को 4,06,902 और 8 मई को 4,03,808। वहीं 9 मई का ये ग्राफ देखिए, नीचे गिरता हुआ 3,06,000, तो दिल्ली में कोरोना का ग्राफ आपको दिखा रहे हैं। केस कितने आए हैं 9 मई को, 8 मई को कितने आए हैं और 7 मई को 48,401 मामले सामने आए हैं 9 मई को। 8 मई की अगर हम बात करें तो यहां पर केस आए हैं उत्तर प्रदेश की, ये ग्राफ आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और ग्राफ से समझ में आता है कि किस तरीके से जो मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ का ये ताजा आंकड़ा 9 मई, 8 मई और 7 मई का। तो आज हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आखिर क्यों देश में जो मामले हैं अब वो गिर रहे हैं और कैसे घर में रहकर आप अपनी देखरेख कर सकते हैं और पैनिक नहीं हो इसके लिए क्या कुछ करना है, नेगेटिव जो माइंडसेट है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है एम्स के दिल्ली से, और डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह है, बाल रोग विशेषज्ञ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर राजीव रंजन, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश में लगातार जिस तरीके से जो मामले हैं उनमें कमी देखी जा रही है, हालांकि ज्यादा कमी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो मामले हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये अच्छे संकेत हैं देश के लिए। डॉक्टर राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज डॉक्टर राजीव तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष भी जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो लगातार जो मामले हैं उनमें कमी देखी जा रही है, ज्यादा कमी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो हम स्तर नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छे संकेत हैं। जी मोनिका जी, आपका ये बिल्कुल कहना सही है जी कि धीरे धीरे केसेस में कमी आ रही है जी, लेकिन उसका जो एक बड़ा कारण है, एक तो जो लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ जी, लॉकडाउन होने की वजह से लोगों का जो संक्रमण की दर है वो कम हो गई, क्योंकि लोग हेलो जी बिल्कुल आशीष जी हो रहे थे। आशीष जी इकट्ठा हो जी बोलिए। जी सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, सोशल गैदरिंग हो रही थी, तमाम जो है लोगों का आवागमन बिना किसी अवरोध के वो अपना कर रहे थे, तो इस वजह से संक्रमण की रफ्तार भी तेज बढ़ रही थी।
लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तो उसके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो गए। दूसरी चीज यह है कि जो फर्स्ट वेव से और सेकंड वेव के बीच में जो हम लोग की जो लापरवाही जो बीच में होने लगी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब इस बार जब सेकंड वेव आई है, जब एक बार फिर से जब संक्रमण का दर बढ़ना शुरू हुआ है, तो लोगों ने फिर से अपना जो है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और जो है फिर से हैंड सैनिटाइजर, मास्क को लेके फिर से लोगों में जागरूकता आई। तो इस वजह से ये सब एक कारण रहे कि जिस वजह से जो है एक बार संक्रमण दर जो है हमारे यहाँ कम हुई है, इसीलिए केसेस भी अब कम हुए हैं। तो डॉक्टर आशीष, क्या हम माने कि राज्यों में जो लॉक लगा है उसकी वजह से कोरोना जो है वो डाउन जा रहा है और ये एक सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और आगे चलकर हम माने कि ये एक अच्छा विकल्प है देश के लिए और इसी से कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो कम होंगे? जी जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल जो है एक अच्छा, उसी के ही सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो है अभी तक जो है पब्लिक इस तरह से फॉलो नहीं कर रही थी, जन सहभागिता उतनी नहीं थी। लेकिन जब सेकंड वेव जब आई है और ये लॉकडाउन के बाद से जो है पब्लिक थोड़ा सा जो है जागरूक हुई है और फिर से जो है उन्होंने उस पालन को करना शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है। बिल्कुल आऊंगी आपके पास डॉक्टर आशीष, बहुत सारे सवाल मेरे पास है। डॉक्टर राजीव, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं लगातार, अगर हम ग्राफ की बात करें 1 मई से लेकर अब तक जो ग्राफ बता रहा है वो ये बता रहा है जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई गई और प्रशासन की तरफ से सख्ताई दिखाई गई, वैसे वैसे जो ग्राफ है उसमें कमी आई है। तो क्या हम ये माने कि सख्ताई दिखाने पर और लॉकडाउन लगाने पर अब जो देश में मामले हैं कोरोना के अब वो कम हो रहे हैं और एकमात्र जो इलाज है वो ये है कि लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, उसी की वजह से जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से ये बात बोल रहे हैं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से, दवाई भी और कड़ाई भी। तो कड़ाई और सख्ती तो हमें अपने अंदर में लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार क्या कर सकती है कि आपके ऊपर रूल्स लगा सकती है, बट उसे फॉलो करना जो है वो आम जनता की बात होती है। अगर आम जनता के अंदर ये, देखिए हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है, बट एक आम जनता के अंदर ये डर जरूर होना चाहिए कि अगर हमने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम इससे विजय नहीं पा पाएंगे। जैसे कि हमें मास्क तो पहनना ही पहनना है। अब तो जैसा है कि लैंसेट ने भी बोल दिया है, बहुत सारी रिसर्चर्स ने भी बोला है कि ये एरोसोल जनरेशन है, तो हमें घर के अंदर भी अगर लगता है कि कुछ ILI सिम्टम्स हैं, खांसी, बुखार या इस टाइप के, और घर से अगर हम बाहर आते हैं, कोई घर का जो सदस्य है वो बाहर काम करता है, क्राउडेड जगह पे काम करता है, हेल्थ केयर वर्कर है, तो अगर वो घर आता है तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इंडियन परिवेश जो है वो घर में जो गैदरिंग ज्यादा होते हैं, एक घर में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, तो वैसे परिवेश में भी हमें घर में भी मास्क के प्रयोग की बहुत जरूरी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही कठिनाई, ये कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, का देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपने जैसा बोला कि 1 तारीख और अभी के बीच में जब आपने देखा जिस स्टेट में सख्ताई ये अपनाई गई है, उसके बाद से हमें केसेस में डाउन आया है। तो ये नेचुरल है, ये हम बोल ही रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो यानी कि है वो सारे बोल रहे हैं कि हमें ये अपने अंदर ये बिहेवियर लाना पड़ेगा। ये 1-2 महीने के लिए नहीं, ये जब तक कोरोना ना चला जाए। और ये बिहेवियर गलत नहीं है, मेडिकली देख लीजिए, ये आप ये देखिए कि आज जब से हमने 1 साल के अंदर में मास्क पहनना शुरू किया, उसे टीबी और जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उनमें कमी आई है। तो ये फ्यूचर के लिए भी ये जो सख्ती है, कड़ाई है, बहुत बेहद ही सही है। कड़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर राजीव, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, उनको कोरोना है। तो ऐसे लोग जो इस वक्त जनतंत्र टीवी देख रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे, कई ऐसी फैमिली जिनको पूरे घर में कोरोना हो जाता है, कई ऐसे सदस्य हैं, तो ऐसे में वो अपनी देखभाल कैसे करें, घर में बैठकर कोरोना से जंग कैसे जीते? देखिए अभी किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं उसकी आ रहा हूँ कि इस लहर में ये सेकेंड वेव में देखा गया है कि घर के घर यानी कि लोग पूरे परिवार के परिवार लोग ग्रसित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सोशल जनरेशन है। ऐसे हमें सबसे पहले तो जो हमें ये करना है कि अगर किसी परिवार में 1 या 2 इंसान अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो वो अपने आप को पहले आइसोलेट कर लें अलग कमरे में, बाकी परिवार को इससे यानी कि अफेक्ट में न आने दे ताकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो एक तो वो करना है कि अपने अलग आइसोलेट होके और बाकी जो चीजें हैं अपने लक्षण को पहचाने
कि कैसा कि अपने यानी कि उनका टेम्परेचर कैसा है और क्या क्या उनसे कफ आ रहा है, उसके बाद फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। अगर घर पल्स ऑक्सीमीटर है तो रेगुलरली वो अपने SpO2 जो हम सैचुरेशन बोलते हैं उसका जांच करें, उसके बाद टेम्परेचर का जांच करें। और अगर उन्हें लगता है कि सैचुरेशन अगर डिप हो रहा है, बेझिझक वो यानी पैनिक में ना आके यानी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत से तुरंत इनकी एडमिट होने की ये करें, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये इस लहर में जो देखने को मिली है पिछले 1 महीने से, ये है अज्ञानता और इतने ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि वो किसी को जरूरत भी नहीं ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में होल्ड करके रख रहे हैं। अगर किसी को कंसंट्रेट का जरूरत नहीं है वो भी रख रहे हैं। रेमडेसिविर जबकि मैं एम्स से आता हूँ, एम्स में अपनी गाइडलाइंस में बोल रखा है कि रेमडेसिविर या प्लाज्मा और टोटलीजुमाब ये सब दवा है, हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट है, इनका हम घर पे इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते और वो भी मॉडरेट सीवियर केसेस में हम इसको यूज करना है। तो माइल्ड केसेस में ये पैनिक आके जो लोग दवाइयां खरीद रहे हैं, जो गलत यानी कि दवाई सेवन कर रहे हैं, उन सबसे हमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपने ये देखा होगा कि माइल्ड केसेस में लोग क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर की जानकारी से, किसी से पूछ के कि भाई आपने स्टेरॉइड लिया है तो मैं भी ले लूं क्या। गलत लिमोस्लाइड खा रहे हैं। तो ये चीजों का अभी प्रभाव नहीं होगा, ये बाद में प्रभाव होगा, क्योंकि अभी ये भी देखा गया है कि कोरोना के साथ हमें डायबिटीज भी आ रही है। तो डायबिटीज को भी कैसे, तो इन सबका घर पे आप इलाज ना करें, एक डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल, जनतंत्र टीवी के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और कोरोना से संक्रमित हैं तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी दवाई आप ले रहे हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आऊंगी आपके पास। अब डॉक्टर आशीष आपका रुख करती हूँ, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत सी लोग हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत पैनिक हो गए हैं, क्योंकि बच्चों का मन करता है बाहर खेलने का और वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत तनाव की स्थिति में बच्चे आ जा रहे हैं और जरा सी भी अगर उन्हें खांसी जुकाम हो रहा है तो माँ बाप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो ऐसे में आप अभिभावकों को क्या कुछ कहेंगे, पैनिक ना हो, किस तरीके से अपने बच्चों की देखरेख करें इस महामारी के दौर में, किस तरीके से एक सकारात्मक विचार अपने मन में लाएं और अपने बच्चों को भी पॉजिटिव रखें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी बच्चों में जो है इन्फेक्शन, बच्चा पहला केस घर में नहीं होता है जी। हमेशा जो है घर में इन्फेक्शन तभी आएगा जब कोई बड़ा जो है बाहर जा रहा है और वो लेके आता है। तो पहली चीज है कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अभी जैसे ठीक है लॉकडाउन को खुल जाएगा, फिर आप ये ना हो कि आप आउटसाइड जो है पार्टी अटेंड कर रहे हैं और बच्चों को भी वहां लेके जा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी चीज है कि घर में कोई भी सदस्य अगर किसी को मामूली भी लक्षण आ रहे हैं, किसी भी संबंधित कोरोना संबंधित कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, तो वो अपने को आइसोलेट करे और बच्चों के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट ना करे। ठीक, बच्चों को रही बात बाहर, घर में अगर आपके स्पेस हो तो घर में आप खेलने दीजिए। हाँ, नीचे आप खेल सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी आप खेलने के दौरान ये नहीं हो कि आप जो है जहाँ पर देखिए कि भीड़ हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वहाँ पर आप भीड़ में बच्चों को लेके जाएं। तो जैसे कई बार अपार्टमेंट्स में रहता है कि नीचे जो है अगर आपके अपार्टमेंट में फ्लोर पे संक्रमण नहीं है, किसी को नहीं है, कुछ है, तो आप नीचे भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब बच्चों को हमेशा संक्रमण से जो है बचाना है, बड़े ही हमेशा संक्रमण लेके आएंगे। डॉक्टर आशीष, इस समय क्योंकि दूसरी लहर है और तीसरी लहर का संकेत क्योंकि विशेषज्ञों ने दिया है, तो इसको लेकर ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान अभिभावक हैं और इसलिए ज्यादा चिंतित है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमने देखा कि बच्चों में भी अब कहीं ना कहीं संक्रमण वो है, बच्चों को भी जद में ले रहा है। तो ऐसे में माँ बाप से क्या कहेंगे कि विशेष तौर पर खान पान क्या रहे बच्चों का, किस तरीके से बच्चों की दिनचर्या रहे, क्योंकि बच्चों को आमतौर पर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार जो आप ले रहे हैं वो जरूर रखिए, एक बैलेंस डाइट बच्चों की जरूर रखनी है जी। ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी भारत सरकार ने जो है 18 साल प्लस में सभी को टीकाकरण के लिए बोला है जी। ठीक, तो घर में सभी सदस्य जो भी 18 साल के प्लस में हैं वो सभी लोग अपना टीकाकरण कराएं, जिससे कि जो है संक्रमण घर में आने के खतरे कम हो जाएं। ठीक, और निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कोवैक्सीन को भारत DCGI ने जो अप्रूवल दिया था वो जो है 12 साल प्लस में दिया था कोवैक्सीन को, तो हो सकता है होपफुली जो है वो जल्दी ही जो है ये जो टीके हैं ये 12 साल के ऊपर के भी बच्चों में लगने चालू हो जाएं। और रही बात बच्चों के खान पान की, तो बैलेंस डाइट रखनी है, सब कुछ है प्रॉपर पोषण पे। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, हरी सब्जियां, लगातार आपसे मैं सवाल
ऐसे ही पूछती रहूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में हैं। डॉक्टर राजीव आप भी जुड़े रहिए, डॉक्टर आशीष आप भी। डॉक्टर राजीव अब मैं आपका रुख करूंगी। कई घरों में जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किन किन चीज़ों का रहना घर में बहुत ज़रूरी है अगर कोई बीमार हो जाए। तो जनतंत्र टीवी के जो दर्शक है आपको देख रहे हैं, उनको आप बताइए कि घरों में कौन कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से वो छोटे छोटे उपकरण होने चाहिए, पूरा किट होना चाहिए, जिससे कि अगर घर में कोई बीमार हो तो खुद पता लगाया जा सके और उनसे काफ़ी हद तक जो पैनिक की स्थिति है वो संभाली जा सके। जी हमारे तमाम यानी कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं, गांव हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जानकारी सही से मिल नहीं पाती और वो इसका सही से पालन नहीं कर पाते हैं। उसके कारण वो ज्यादा पैनिक में आते हैं। बिल्कुल। और वो फिर इधर उधर भागते हैं हेल्प के लिए। तो 2-3 चीजें जो हैं जो घर में सबके पास होनी चाहिए और वो ज्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ। एक तो है कि आपके पास एक थर्मोमीटर होना चाहिए। जी। दूसरी बात है कि अगर आप इतने सक्षम हैं कि क्योंकि ऑक्सीमीटर आज के दिन में 1 से 1.5 हजार रुपया में मिल रहा है, तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर ले लें तो पल्स ऑक्सीमीटर बहुत अच्छी बात हो जाती है, जिससे कि आपका एक तो टेम्परेचर नाप सकते हो आप, दूसरा आप अपनी ऑक्सीजन का सैचुरेशन पे नजर रख सकते हैं। ओके, अगर इससे भी अगर ऊपर जाए थोड़े से, तो अगर आपके पास बीपी मशीन या फिर अगर है तो घर पे वो रख सकते हैं। इससे अगर ऊपर अगर और भी सक्षम लोग हैं घर में, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख सकते हैं। बट मेनली जो 2 चीज है वो है पल्स ऑक्सीमीटर और ये टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर। बाकी जो दवाइयों की बात मैं कर रहा हूँ कि दवाई भी लें तो डॉक्टर के सलाह से लें, लेकिन वो जो 1-2 दवाइयां हैं वो घर पे होनी चाहिए। वो ये है पैरासीटामोल तो आपके घर पे होनी ही चाहिए। गलाला करने के लिए बीटाडीन गार्गल और स्टीम लेने के लिए स्टीम इनहेलेशन। स्टीम का भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ही यानी कि बिना सोचे समझे दिन भर में 50-50 बार स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं, तो वो भी खतरनाक है। तो अगर आप ज्यादा स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो आपके नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो स्टीम इनहेलेशन का भी जो हर एक चीज जो है पर्याप्त मात्रा में आपको लेना है। जैसा कि कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं या फिर कोरोनिलिया जो भी आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप काढ़े का भी सेवन कर रहे हैं तो दिन भर में 1 से ज्यादा। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आप जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो। जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी कि आपकी हर संभव मदद करे। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929983064 नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो हम आपके लिए मदद पहुंचाएंगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ। और लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ये नंबर नोट कर ले। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, हेल्थ इशू से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर है तो आप इस नंबर को डायल करें या फिर इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी मदद करें, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप किट की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज, कौन कौन से उपकरण होने चाहिए जिससे कि लोग पैनिक ना करें। आपने थर्मामीटर बताया, ऑक्सीमीटर बताया, स्टीम लेने का आपने यंत्र बताया कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दवा का सेवन आप तभी करें जब किसी डॉक्टर से आपकी बात हो जाए, क्योंकि आज के दिन में सरकार ने भी ये सहायता प्रदान की है कि टेली कंसल्टेशन नंबर्स खोल रखे हैं सरकार ने। हर एक राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एम्स की तरफ से टेली कंसल्टेशन नंबर फ्लैश हो रहे हैं हर जगह। और बहुत सारे आपके शहर में भी इतने डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, अपने नंबर्स दे रखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी नंबर दे रखे हैं। तो जब आज डॉक्टर कम्युनिटी खुलकर इतना मदद करने को तैयार है तो लोग क्यों मदद नहीं लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको ये है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे और जो भी सोशल मीडिया पे जो
एक्सपर्ट्स के बगैर जो मैसेज आ रही हैं उनसे भी हमें बचना है, क्योंकि अफवाहों से बचना है, ज्यादा आ रही हैं। बहुत जरूरी है अफवाहों से बचना, क्योंकि अफवाहों की वजह से ही नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो पैदा होता है। और जिस तरीके से लगातार हम इस शो के जरिए लोगों को बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखना कितना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी देखा है और आपने भी बताया, रिसर्च भी बताती है कि सकारात्मक सोच बहुत हद तक कहीं ना कहीं कोरोना से जंग जीतने में यहाँ पर कारगर साबित होती है। डॉक्टर आशीष, मैं आपका रुख करूंगी। बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चे घर में जब रहते हैं अंदर तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, अमूमन उन्हें खेलने कूदने की आदत रहती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस कोरोना काल में बच्चे शाम के समय वॉक पर निकल सके अपने अभिभावकों की देखरेख में? क्या ये पॉसिबल है? बच्चों को लेके वहीं पर ही जा सकते हैं जहां पर भीड़ ना हो जी। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपके अपार्टमेंट में संक्रमण अगर नहीं है तो आप बिल्कुल नीचे अपार्टमेंट में अगर पार्क में है आप जो है लेके निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस दौरान भी ये ध्यान रखना क्योंकि है ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी घुल चुका है, इसीलिए कई अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं पार्क में, या फिर इवनिंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं। जी देखिए, जो ये है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो जरूर है जी, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक जो है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे ही ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और अगर सभी लोग अगर मास्क धारण किए हुए हैं, मास्क अगर पहने हुए हैं, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आशीष जी, तो इस दौरान कोरोना काल में ये देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर नेगेटिव जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, उनको पॉजिटिव करने के लिए माँ बाप क्या करें, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों से करवाएं, क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे घर में हैं, सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, फोन में लगे हुए, उनके लिए किस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए अभिभावकों को? देखिए, बच्चों के साथ जो है पेरेंट्स को खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब अगर पेरेंट्स घर में हैं तो बच्चों के साथ जो है इंडोर प्लेइंग एक्टिविटीज आप कुछ भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। तो वीडियो गेम ही थोड़े ना, वीडियो गेम तो पेरेंट्स ने अगर ऑप्शन ये रख लिया है कि नहीं हम अगर टाइम नहीं दे रहे हैं और बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। घर में भी तमाम एक्टिविटीज हैं, आजकल जो है तमाम ऑनलाइन एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को। अभिभावकों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक्टिविटीज में, बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर आशीष और डॉक्टर राजीव, आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके बहुत काम आएंगे टिप्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। तो जिस तरीके से तमाम राज्यों से जिस तरीके के जो आंकड़े आ रहे हैं और एक्टिव केसों में जिस तरीके से रफ्तार जो है एक्टिव केसों ने वो अपनी धीमी की है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे संकेत है और निश्चित तौर पर जो कोरोना से जंग है हमारे देश की वो हम जरूर जीतेंगे। और लगातार जनतंत्र टीवी आपसे अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि कोरोना से जंग जीतने का अगर सबसे बेहतर विकल्प कुछ है तो वो यही है। और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी समस्या बताएंगे तो हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि मदद आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.